नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकस चैनल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, पीसीएस और पीसीएस जे आदि के प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने का उद्देश्य आयोग द्वारा अपनाए गए परीक्षा पैटर्न की जानकारी देना, जिससे आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके परीक्षा के दौरान होने वाली आसान गलतियों को सुधारना है। इस कड़ी में अभी तक हमने पीसीएस 2023 परीक्षा के इतिहास, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, भूगोल व आर्थिक सामाजिक विषय से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया है। और साथ ही आरओ 2021 परीक्षा के प्री व मेंस के इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था तथा भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरओ परीक्षा 2021 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास विषय से आए हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज के प्रश्न आर्थिक एवं सामाजिक विषय से संबंधित हैं, सामाजिक विकास विषय से संबंधित हैं, जो आरओ 2021 परीक्षा के प्री व मेंस में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पहले तैयार करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आर्थिक विकास से आए हुए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए है सीमांत कृषक, ऑप्शन बी है बड़ा कृषक, ऑप्शन सी है मध्यम कृषक और ऑप्शन डी है लघु कृषक। तो एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सीमांत कृषक में कौन आता है? सीमांत कृषक वो होता है जिनकी जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम होती है, उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, और बड़ा कृषक वो होता है जिसकी 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। ठीक है ना। मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जिसकी जोत होती है वो मध्यम कृषक के अंतर्गत आता है। भारत में जो सबसे ज्यादा जोत है वो सीमांत कृषक की है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। लगभग जो है 69% ऐसे कृषक हैं जो सीमांत के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा वर्ग लघु जोत वाले कृषकों का है। लगभग 17 से 18% कृषक ऐसे हैं जो लघु जोत वाले हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। कितना है? सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का जो आकार है वो 1 से 2 हेक्टेयर है। अर्ध जोत या लघु जोत कहते हैं इसे। ठीक है, फिर अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर है, अर्ध मध्यम जोत। और मध्यम जोतों का जो आकार है वो 4 से 10 हेक्टेयर है। तथा बृहद जोतों का आकार, देखिए बृहद जोतों का जो आकार है वो 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। भारत में सकल जोतों में 68.5% जो है सीमांत जोतें हैं और 17.62% लघु जोतें हैं। 9.56% अर्ध मध्यम जोतें तथा 3.8% मध्यम जोतें तथा 1% से भी कम जो है बृहद जोतें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है आवश्यक वस्तुएं, ऑप्शन बी है संविदा कृषि, ऑप्शन सी है न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऑप्शन डी है कृषि उत्पाद विपणन समितियां। तो देखिए, इस प्रश्न का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 था उसे सरकार ने समाप्त घोषित कर दिया है, उस बिल को वापस ले लिया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं।
देखिए, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 को सितंबर 2020 में पारित किया गया तथा दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला प्रावधान था किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों को सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। दूसरा है किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल जाएगी। बिचौलियों को खत्म कर दिया गया था, किसान जो है सीधे खरीदार से बात कर सकता था। ठीक है। तीसरा था, यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त, देखिए राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। मतलब उसमें कोई बाध्यता नहीं थी कि आप अपने राज्य के अंदर ही बेचेंगे। ठीक है। अगला है, किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। कोई सब टैक्स नहीं देना है, कोई उपकर नहीं देना है और माल ढुलाई के लिए भी खर्च का वहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक। विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच, क्या ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। तो ये जो सारे वो थे, सारी व्यवस्थाएं थी वो कृषक कानून में थी। फिर अगला है, मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। ये भी व्यवस्था की गई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? फसल है और देश दिया है। देखिए, रबड़ का उत्पादन थाईलैंड दिया है, कहवा मंगोलिया दिया है, जैतून स्पेन दिया है और गन्ना ब्राजील दिया है। तो इसमें से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, रबड़ थाईलैंड बिल्कुल सही है, जैतून स्पेन सही है, गन्ना ब्राजील भी सही है, तो कहवा मंगोलिया नहीं है। कहवा कहाँ है? देखिए, कहवा है ब्राजील है, ब्राजील है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये कहवा है। रबड़ में देखिए, रबड़ में थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है। ठीक। जैतून में कौन कौन है? जैतून में नंबर 1 पे स्पेन है, फिर इटली है, फिर यूनान है। और गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पे ब्राजील है और नंबर 2 पे कौन है? भारत है। गन्ना के उत्पादन में दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही नहीं है, कहवा। कहवा जो है, देखिए, काफी या कहवा का उत्पादक देश ब्राजील है, न कि मंगोलिया। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाइजर या राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शन ए है 7 से 16%, ऑप्शन बी है 17 से 26%, ऑप्शन सी है 27 से 36% और ऑप्शन डी है 37 से 47%। तो ये राम तिल जो है, नाइजर या राम तिल की फसल में सब कितना तेल पाया जाता है बीजों में? तो ये पाया जाता है 37 से 47% तक तेल पाया जाता है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, नाइजर एक छोटी तिलहन फसल है जो मुख्य रूप से बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है। बारानी परिस्थितियों का मतलब होता है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग को बारानी परिस्थितियां या बारानी कृषि कहा जाता है। अब ये क्या होता है? जो बारानी कृषि होती है वह शुष्क भूमि कृषि के नाम से जानी जाती है, जहां सिंचाई किए बिना ही कृषि की जाती है। ठीक। यह शुष्क भूमियों अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, या दूसरे शब्दों में कहे कि सूखे क्षेत्रों में नमी की कमी में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती को बारानी खेती कहते हैं। तो जो नाइजर या राम तिल की फसल है, ये बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है। नाइजर बीज का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है और बीज में 37 से 47% तेल होता है, जो अखरोट के स्वाद और सुखद गंध के साथ हल्का पीला होता है। ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? आपसे ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है जमशेदपुर और ऑप्शन डी है भद्रावती। तो कौन सा लौह इस्पात केंद्र संयंत्र है जो नदी तट पर स्थित नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए भिलाई। भिलाई किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, क्योंकि बोकारो झारखंड में है। किस नदी के किनारे है? गरगा नदी। गरगा नदी और बोकारो नदी के तट पे है। गरगा और बोकारो के तट पे बोकारो इस्पात संयंत्र है। ये दोनों नदियां जो है दामोदर की सहायक हैं। ये दोनों दामोदर की सहायक नदियां हैं। दूसरा है जमशेदपुर। जमशेदपुर भी झारखंड में है। ये जमशेदपुर संयंत्र किस नदी के किनारे है? तो ये है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। किस नदी के? सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्टील संयंत्र है। चौथा है भद्रावती। भद्रावती कर्नाटक में है। किस नदी के किनारे है? ये भद्रा नदी के किनारे है भद्रावती। तो देखिए कौन बचा? भिलाई बचा। भिलाई किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ को छोड़कर शेष सभी लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित हैं। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है जनवरी 2016, ऑप्शन बी है जनवरी 2017, ऑप्शन सी है जनवरी 2018 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? नीति आयोग ने 2018 में शुरू किया था। ठीक है, इससे है जो जिले पिछड़े रह गए हैं देश में, उन जिलों को उनकी समस्याओं को जानकर साथ ही उन कारणों की पहचान करके जिनकी वजह से वो पिछड़े हुए हैं उन्हें दूर करके उनको अगले जिले में शामिल करने की योजना है। इस समय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरह एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2023 को इसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। इसका उद्देश्य जो है नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। यह 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। ठीक है, इसमें जो है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाओं, बुनियादी ढांचों से संबंधित तमाम ऐसे प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पे ये इंडेक्स बनाया जाएगा और ब्लॉक को विकसित किया जाएगा। 2023-24 के बजट में सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ आवंटित भी किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है उसमें सबसे अधिक ब्लॉक उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें 68 ब्लॉक हैं। इसके बाद बिहार के 61 ब्लॉक और एमपी के 42 ब्लॉक शामिल हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आता है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में सर्वाधिक ब्लॉक किस राज्य के हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के हैं 68 और उसके बाद बिहार के 61। ठीक है, अगले प्रश्न की इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2018 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 112 अल्प विकसित जिलों का त्वरित एवं प्रभावी रूपांतरण करना है। इस प्रोग्राम के तहत 5 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से 5 क्षेत्र महत्वपूर्ण है? पहला स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथा वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और 5वां अवसंरचना है। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है नाबार्ड की स्थापना, नंबर 2 है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, नंबर 3 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और नंबर 4 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी
1982 में। ठीक है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये 1992 में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना या केसीसी कब शुरू किया गया था? 1998 में शुरू किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? 1975 में की गई थी। ठीक है। अब अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम किन जिलों में हुई, तो पहली हुई मुरादाबाद में और दूसरी गोरखपुर में। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना उत्तर प्रदेश में पहला मुरादाबाद में हुआ था और दूसरा गोरखपुर में हुआ था। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है? 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2 और 3, ए ऑप्शन सही है। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, कालक्रमानुसार इस प्रकार है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नंबर 1 कानपुर, नंबर बी लखनऊ, नंबर सी गाजियाबाद और नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1990 में। कब हुई थी? अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सिडबी का उद्देश्य क्या है? पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराना और अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। ठीक है। क्या है? अल्पकालिक ऋण प्रदान करना या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब एमएसएमई क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है। सिडबी से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान भारत कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है अंगूर, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है संतरा, ऑप्शन डी है पपीता। तो ये 20-21 पूछा है, लेकिन हम इधर 23-24 के हिसाब से बताते हैं। 2024 की स्थिति क्या है? तो 2024 में भारत जो है आम की खेती में भारत नंबर 1 पे है और पपीता की आम के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है और पपीता के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। ठीक है। बाकी अंगूर के उत्पादन में कौन है? अंगूर के उत्पादन में नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है इटली और नंबर 3 पे है स्पेन। ठीक। संतरा के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? संतरा के उत्पादन में है ब्राजील और दूसरे नंबर पे है भारत। भारत का सहारनपुर, एक बार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न में पूछा है कि संतरे का उत्पादन भारत में कहाँ होता है सर्वाधिक? सहारनपुर में होता है। ठीक है। संतरे के लिए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का जिला जाना जाता है। ठीक है। तो 2 और 4, इसका कौन सा ऑप्शन सही? 2 और 4 मतलब डी ऑप्शन सही है। आम और पपीता और के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है विश्व में। ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत विश्व में चीन के बाद, किसके बाद? चीन के बाद फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? भारत। तथा आम, केला, पपीता और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, केला, पपीता और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है,
भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। तो देखिए, जिनमें निवेश जो है 5 करोड़ रुपया हो और कारोबार निवेश 1 करोड़ रुपया हो और कारोबार 5 करोड़ रुपया हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है छोटे उद्यम, ऑप्शन बी है लघु उद्यम, ऑप्शन सी है सूक्ष्म उद्यम और ऑप्शन डी है मध्यम उद्यम। तो इन्हें किस उद्यम के नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म उद्योग के नाम से। देखिए 2020 में जो है ये नई उद्योग नीति जब से आई है और 1 जून 2020 को नई उद्योग नीति आई और जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावित हो गई, इसमें जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा दी गई है। इसमें क्या है, सूक्ष्म उद्योग में निवेश जो है 1 करोड़ का है और इसका टर्नओवर 5 करोड़ का। ठीक है, निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। लघु उद्योग में निवेश 10 करोड़, लघु उद्योग में जो है निवेश जो है 10 करोड़ होता है और टर्नओवर 50 करोड़ होता है। मध्यम उद्योग में क्या होता है? मध्यम उद्यम में निवेश 50 करोड़ होता है और टर्नओवर 250 करोड़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निवेश के 5 गुना टर्नओवर होना चाहिए। देखिए 50 का 5 गुना 250, 1 का 5 गुना 5 और 10 का 5 गुना 50। ठीक है, तो निवेश जितना है उसका 5 गुना टर्नओवर होना चाहिए। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा यही है। नई नीति के तहत ये मानक रखा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 1 जून 2020 को नई उद्योग नीति आई। ठीक, इस नीति ने एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 का स्थान लिया। यह नीति 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। इसके अनुसार सूक्ष्म उद्योग के लिए, किसके लिए? सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। लघु उद्योग के लिए निवेश जो है 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तथा मध्यम उद्योग के लिए निवेश 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है 80,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 90,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1 लाख करोड़ रुपए। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सही होगा? तो इसमें है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें केंद्रीय बजट 2020-21 में बैंकों में विनिवेश का जो लक्ष्य था वो 90,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। और दूसरा है, यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। तो सुगमता सूचकांक या इजी इंडेक्स होता है, वो इजी इंडेक्स। तो इसमें जो है, जो पहला ऑप्शन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भारत में एमएसएमई है तो व्यापार सुगमता को आकलित करता है, ये गलत है। देखिए इजी इंडेक्स जो है इसे कब किया गया था? EASE इजी इंडेक्स। इजी इंडेक्स की शुरुआत की गई थी जनवरी 2018 में। कब? जनवरी 2018 में की गई थी। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। क्या है? स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो इसका कूट जो है ए सही हो जाएगा, केवल एक सही।
ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, सुगमता सूचकांक या इजी इंडेक्स सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। इज मतलब होता है इजी इनहैंस्ड एसेज एंड सर्विस एक्सेल लेंस, ठीक है, ये इज का फुल फॉर्म है इजी इनहैंस्ड एसेज एंड सर्विस एक्सीलेंस, ठीक है। यह बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया जाता है इसके तहत, ठीक है ना। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करिए तथा उनके कालक्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पहले हैं डॉक्टर सी रंगराजन, दूसरे हैं डॉक्टर आई.जी. पटेल, तीसरे हैं डॉक्टर डी सुब्बा राव और चौथे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनको क्या करना है, इनको सीरियल से लगाना है। तो देखिए इनका कार्यकाल कब कब रहा है। तो देखिए आई.जी. पटेल का कार्यकाल कब रहा है, ये 1977 से 82 के बीच गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के। मनमोहन सिंह कब तक रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85 के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। फिर रंगराजन कब रहे, 1992 से 1997 तक सी रंगराजन रहे, ठीक है। अब आते हैं डॉक्टर डी सुब्बा राव, ये कब रहे, ये रहे 2008 से 2013 तक। तो अब इन्हें क्रम से लगा लीजिए काल क्रमानुसार। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आएंगे आई.जी. पटेल 1977 से 82, फिर आएंगे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 1982 से 1985। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे डॉक्टर सी रंगराजन और चौथे पे आएंगे डॉक्टर डी सुब्बा राव। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 4 1 और 3, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए गवर्नर और कार्यकाल दिया है। देखिए डॉक्टर आई.जी. पटेल का कार्यकाल कब है, डॉक्टर आई.जी. पटेल का कार्यकाल है 1977 से 82, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1982 से 1985, डॉक्टर सी रंगराजन का 1992 से 1997 और डॉक्टर डी सुब्बा राव का है 2008 से 2013, अभी हाल ही तक, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में 2008 से 13 में वो रिटायर हो गए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है पंचवर्षीय योजना और सूची 2 में दिया गया है प्रयुक्त विकास मॉडल, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित थी। तो पहला है ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके सामने दिया है यस चक्रवर्ती मॉडल। दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, हैरोल्ड डोमर मॉडल दिया है। तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, अशोक रुद्र मॉडल। और चौथी पंचवर्षीय योजना महान लोबित मॉडल। तो इसमें कौन किससे संबंधित है, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोबिस पे आधारित है, ये दूसरा है, ठीक है। तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, यश चक्रवर्ती मॉडल, ये यश चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी अशोक रुद्र मॉडल पे, मतलब अशोक रुद्र मॉडल पे चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये चौथी है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 2 4 1 और 3, 2 4 1 3 कहाँ दिया है, 2 4 1 और 3, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त मॉडल विकास मॉडल, पहली है
पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल, तीसरी पंचवर्षीय योजना यश चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाता है अगला टॉपिक, सामाजिक विकास। अभी तक हमने जो 14 प्रश्न किए ये आरओ परीक्षा 2021 के प्री व मेंस से संबंधित प्रश्न थे। तो आप जान लीजिए इन प्री और मेंस की परीक्षा में आर्थिक विकास से 14 प्रश्न आए थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2021 आरओ परीक्षा प्री व मेंस के सामाजिक विकास में जो सामाजिक विकास टॉपिक से जो प्रश्न आए थे उनकी तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने एक नया प्रयास शुरू किया है जो हर पेपर में जो मुख्य विषय हैं जहां से प्रश्न आए हैं, कितने प्रश्न आए हैं उनका सेक्शन वाइज हम प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो है आपको सबसे पहले कोई भी अपडेट मिल सके। अब चलिए सामाजिक विकास की तरफ चलते हैं। सामाजिक विकास से आया हुआ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है महिला समृद्धि योजना 1993, ऑप्शन बी है महिला स्वशक्ति योजना 1998, ऑप्शन सी है महिला समाख्या योजना 1989 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, महिला समृद्धि योजना 1993 ये बिल्कुल सही है, महिला स्वशक्ति योजना 1998 ये भी सही है, महिला समाख्या योजना 1989 नहीं है बल्कि ये कितना है 1988 में शुरू हुई थी, तो यही गलत है। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2003 में हुई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, महिला समाख्या कार्यक्रम वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था, न कि वर्ष 1989 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है उजाला योजना, ऑप्शन बी है ऊर्जा गंगा योजना, ऑप्शन सी है उदय योजना और ऑप्शन डी है सौभाग्य योजना। प्रश्न क्या है? ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार को कम करने के लिए। ठीक है, जो ऊर्जा क्षेत्र पर कंपनियों पर ऋण है उसको कम करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है भारत सरकार ने? तो वह योजना है उदय योजना। अब देखिए, उदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। उदय योजना का आशय है उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना। ठीक है, इससे उदय योजना का जो चलाने का जो उद्देश्य था वो घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना था। उदय योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई थी 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को उदय योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब देखिए उजाला योजना दिया है। उजाला योजना क्या है? ये है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें जो है ये एलईडी बल्ब जो है कम कीमत पर कम मूल्य पर एलईडी बल्ब देने की योजना थी उजाला योजना। ठीक है, अब आइए ऊर्जा गंगा योजना। ऊर्जा गंगा योजना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसकी शुरुआत हुई 24 अक्टूबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इसका जो है शिलान्यास किया था, इसकी नींव रखी थी। और यह एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो 3400 किलोमीटर लंबा है। यह 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को आपस में जोड़ेगा। यह गैस पाइपलाइन आपस में जोड़ेगी। साथ ही इस गैस पाइपलाइन को यहाँ तक लाने का उद्देश्य एक तो है कि
पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र का विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। साथ ही गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर, बिहार के बरौनी, झारखंड के सिंदरी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के जो उर्वरक संयंत्र हैं उनको पुनरुद्धार करने में सरकार को मदद मिलेगी। साथ ही वाराणसी के घाटों एवं शमशान भूमियों में गैस आधारित सौदागृहों की स्थापना में मदद मिलेगी। इससे जो है पर्यावरण का संरक्षण होगा, साथ ही पूर्वी भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो ये है ऊर्जा गंगा योजना। ये किससे संबंधित है? गैस पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हैं जो इससे जुड़ेंगे? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब चौथी है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा क्या किया गया? सौभाग्य का जो फुल फॉर्म था वो था सहज बिजली हर घर योजना। मतलब देश में जहां भी, जिस भी इलाके में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां तक बिजली पहुंचाना, और अगर अभी बिजली नहीं पहुंच रही है तो वहां के लोगों को सोलर पैक देना, ताकि सोलर लाइट से वहां के, मतलब वहां के क्षेत्रों में रोशनी आ सके, बिजली का विकल्प पैदा हो सके। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गांव व शहर के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य सौभाग्य योजना के तहत निर्धारित किया गया है। सौभाग्य योजना का मतलब है सहज बिजली हर घर योजना। तो ये हो गए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में, कब? नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या उदय योजना प्रारंभ की गई थी। उदय को विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए, किसकी? विद्युत वितरण कंपनियों की, उसमें जो है वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में ब्याज भार, विद्युत लागत और AT&C मतलब समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने का प्रावधान किया गया है, ताकि डिस्कॉम लगातार 24 घंटे पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति में समर्थ हो। ठीक है, अगला प्रश्न है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन बी है नदियों को परस्पर जोड़ना, ऑप्शन सी है नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? वह विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना है। ठीक है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी संगम योजना की? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1996 को संगम योजना की शुरुआत हुई थी। ये याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए संगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने हेतु 15,000 रुपए की सहायता, कितनी? 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए वो घटनाएं, वो योजनाएं कौन सी हैं? पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, दूसरा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, तीसरा है की विलेज स्कीम की शुरुआत, और चौथा है जिला ग्राम्य विकास अधिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। अब बताइए इनका कालक्रम निर्धारित कीजिए। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये कब हुई? 1952 में हुई। ठीक है,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में शुरू किया गया। ठीक। अब दूसरा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब पंचायतों के गठन की जो शुरुआत है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई थी। ये कब आई थी? 1957 में। ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई 1957 में। अब आइए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। की विलेज स्कीम की शुरुआत। की विलेज स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, की विलेज स्कीम की शुरुआत हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को DRDA की स्थापना जिला स्तर पर 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। ठीक है, तो इनको एक सीरियल से लगाइए। तो सबसे पहले जिला ये हो जाएगा की विलेज स्कीम, ये 1950 है। फिर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। फिर विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति यानी पंचायतों का गठन 1957। और फिर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण। तो ये हो जाएगा 3-1-2-4। तो 3-1-2-4 3-1-2-4 है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की विलेज स्कीम KVS की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1950 में मवेशियों को विकसित करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। क्या था की विलेज? ये था मवेशियों को विकसित करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। फिर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण या DRDA कब गठित हुआ? 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। क्या है? सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना। ऑप्शन बी है महिलाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन सी है स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो सबरी संकल्प किससे संबंधित है? यह जो है राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और सबरी संकल्प योजना जो है कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2022 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यह राष्ट्रीय पोषण अभियान है। 29 जिलों में कुपोषण को दूर करने के लिए, यूपी के 29 जिलों में कुपोषण को दूर करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, सबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य, देखिए सबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मिटाना है। यह अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है स्ट्राइड, ऑप्शन 2 है स्ट्राइव, ऑप्शन सी है संकल्प और ऑप्शन डी है श्रेयस। इसमें कौन सी योजनाएं हैं जो कौशल विकास से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित योजनाएं इसमें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो है केवल एक जो है स्ट्राइड, ये कौशल विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्ट्राइड योजना की शुरुआत किसने किया था? ये यूजीसी ने शुरू किया था। बाकी स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस ये तीनों जो है कौशल विकास से संबंधित योजनाएं, ये तीनों कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। केवल 2, 3, 4 जो है ये कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, ए नहीं है, एक नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, स्ट्राइव जो है, स्ट्राइव
संकल्प तथा श्रेयस ये कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, जबकि स्ट्राइड योजना है उसकी शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कौन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा की गई थी। स्ट्राइड सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय रूप से आवश्यकता आधारित और राष्ट्रीय विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक से, ऑप्शन बी है ओबीसी से, ऑप्शन सी है दिव्यांग से और ऑप्शन डी है महिला, एससी और एसटी से। तो स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? ये है महिला, एससी और एसटी से संबंधित है। ठीक है, इन्हें उद्यम शुरू करने के लिए सरकार सहायता देती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इन योजनाओं की डेट बहुत याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इनकी डेट का मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, योजनाओं के बारे में प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला समुदाय के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, योजना का उद्देश्य है आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन। इसके तहत ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना हेतु प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक महिला और कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को 10 लाख रुपए, कितना? 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है दिल्ली। किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की है? किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की है? तो वो किया है दिल्ली ने। ठीक है, देखिए ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम दिल्ली ने प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दमन एवं दीप, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो कहाँ न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दमन एवं दीव में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात 618 था। कितना? 618 था। लक्षद्वीप का 946, चंडीगढ़ का 818 और अंडमान एवं निकोबार का 878 लिंगानुपात है। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। देखिए अनुसूचित जनजातियों के क्रम में आरोही क्रम बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एवं मेघालय। तो इसमें कौन सा सही होगा? यही सही होगा, ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति राज्यों का आरोही क्रम है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 9,51,821 लोग अनुसूचित जनजाति हैं। मिजोरम में
मिजोरम में कितने हैं? 10,36,115। नागालैंड में 1,71,71,973। 17,10,973 है, सॉरी, ये 17,10,973 है। और मेघालय में 25,55,861। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुसार राज्यों का क्रम दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप इस पूरे पीडीएफ, इसका पूरे टेस्ट सीरीज का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आज ये चीज, यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको जितनी टेस्ट अभी तक हमने इस सीरीज के कराए हैं वो सारी टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे खास बात यह है कि हम जिस भी परीक्षा की टेस्ट सीरीज करा रहे हैं उसके एक एक विषय के प्रश्नों को अलग करके उसकी टेस्ट सीरीज कराते हैं। ये इस टेस्ट सीरीज की विशेषता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो किस राज्य में सबसे कम नगरीकरण हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो कौन सा राज्य है? देखिए कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण वाला है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 11 का ये सही है। ठीक है, राज्य नगरीकरण प्रतिशत में जनगणना 2011 के आधार पर देखिए उड़ीसा में कितना नगरीकरण हुआ? 16.7%, राजस्थान में 24.9%, हिमाचल प्रदेश में 10% और बिहार में 11% नगरीकरण हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। क्या पूछा है? मलिन बस्तियों का प्रतिशत। तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम कहाँ रहा है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, यही सही है। यहाँ मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम रहा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उपर्युक्त शहरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत निम्न है। अहमदाबाद में 4.45%, बंगलुरु में 8.39%, जयपुर में 10.62% और लखनऊ में 12.95%। तो सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है और इसमें सर्वाधिक लखनऊ में है 12.95%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन बी है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए पहला है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए 1 और 2 दोनों, इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क और 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ऑप्शन 2 है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ऑप्शन 3 है भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और ऑप्शन डी है बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। ठीक है,
तो इनको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया है? 1930-31 में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया है। दूसरा है, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब किया गया है? ये 1855 में किया गया है। तीसरा है, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब किया गया? तो ये किया गया है 1912 में, टिस्को द्वारा, टाटा स्टील कंपनी द्वारा 1912 में किया गया। और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब किया गया था? बॉम्बे स्पिनिंग कंपनी द्वारा, ये है 1854 में। ठीक है, तो इसको सीरियल से लगाइए। देखिए 4 2 3 1, क्या है? 4 2 3 और 1, ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, देखते हैं 4 2 3 और 1, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया? चीनी उद्योग का विकास ये है 1930-31 में। ठीक है, 1930-31 तक 29 चीनी कारखाने चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे थे। ठीक है, पहली जूट मिल कब खुली? पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसड़ा में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज एकलैंड और बाबू बिशंबर सेन द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854 में की गई थी। भारत में स्थापित होने वाली यह पहली कपास मिल थी। कौन? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में स्थापित की गई रिसड़ा में। प्रथम बार स्टील का उत्पादन 1912 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार बढ़ते क्रम में विकल्प भी सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कौन ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च है या नलकूप सिंचाई में? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। लगभग 74.9% या 75% जो है ट्यूबवेल सिंचाई, ये ट्यूबवेल से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो नहर से सिंचाई है। नहर से सिंचाई कितनी पे होती है? 15% होती है उत्तर प्रदेश में नहर से सिंचाई। ठीक, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक? ठीक है, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है विश्व में? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है यूएसए। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, नंबर 1 पे चाइना है मछली के उत्पादन में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो चाइना है। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पर मछली उत्पादन में भारत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है लीमा पेरू, ऑप्शन बी है शिमला भारत, ऑप्शन सी है डैकर सेनेगल और ऑप्शन डी है डबलिन आयरलैंड। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होगा लीमा पेरू में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ये है लीमा पेरू में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये है लास बानोस। कहाँ? लास बानोस। ये कहाँ है? ये है फिलीपींस में। ठीक है, लास बानोस फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा
पेरू में है, लीमा पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है अहमदनगर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है वडोदरा और ऑप्शन डी है नासिक। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? यह नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है पहला रबर टायर आधारित मेट्रो। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ऑप्शन ए है कच्चे तेल की कीमतें, ऑप्शन बी है तांबे की भविष्य की कीमतें, ऑप्शन सी है सोने की भविष्य की कीमतें और ऑप्शन डी है शिपिंग दर सूचकांक। तो ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? ये है कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित। ठीक है, ब्रेंट इंडेक्स। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा कथन है यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। तो जो व्यापार होता है वह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि केवल मांग पक्ष से। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ बिक्री, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को भौतिक अथवा अभौतिक रूप से उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी फसल है जिसका मूल्य सरकार नियंत्रित करती है? तो देखिए, ये हो जाएगा आलू। देखिए, प्याज, आलू व दाल, ये तीन मुख्य ऐसी चीजें हैं जिसके दामों में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होता था। उससे निपटने के लिए सरकार ने एक मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया है। तो ये तीनों चीजें उसके अंतर्गत शामिल हो गई हैं। आलू, प्याज और दाल को इसकी कीमतें सरकार नियंत्रित करती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दाल जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। ठीक है, क्या स्थापित किया है? मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना। ठीक है, चलिए आज के 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, नंबर 2 है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ठीक है, बताइए कि ये प्रश्न क्या था? वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। और दूसरा है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ये भी सही है
पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए इसमें दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए वाणिज्य वे क्रियाएं हैं, वाणिज्य वे क्रियाएं हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। वाणिज्य उत्पादों को उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने एवं वितरित करने की प्रक्रियाओं और कारकों से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में फल है और दूसरी सूची में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिया है, तो मिलान करते हैं। ऑप्शन पहला है आम जम्मू कश्मीर दिया है, लीची केरल दिया है, नारियल बिहार दिया है और सेब उत्तर प्रदेश दिया है। तो अब इसका मिलान करते हैं। आम सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? आम होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। लीची कहाँ होता है सबसे ज्यादा? लीची बिहार में होता है। नारियल केरल में होता है, आप जानते ही हैं, और सेब जम्मू कश्मीर में। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 3 2 और 1। 4 3 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4 3 2 1 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए सही सुमेलित है फल और सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए आम जो है, आम उत्तर प्रदेश है, आम उत्तर प्रदेश। लीची, लीची है बिहार और नारियल है, आम उत्तर प्रदेश है, लीची बिहार है, नारियल है केरल और सेब है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों आपने देखा कि आरओ एआरओ 2021 के प्री और मेंस की परीक्षा को मिलाकर आर्थिक एवं सामाजिक विषय से कुल 37 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप इस विषय की महत्ता को समझ सकते हैं और जिस हिसाब से इन प्रश्नों को तैयार किया गया है उस दिशा में आप तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे इस टेस्ट सीरीज को कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।